Welcome in admission process for the first year. I am M. Mujtahid Ansari, Head and Assistant Professor, Department of Electrical Engineering, uh, SSBT College of Engineering and Technology, Bhamburi, Jalgaon. Admission related term which we are going to discuss, हम ये बात करेंगे कि एडमिशन रिलेटेड टर्म कौन सी है, एडमिशन फ्लो क्या रहता है, एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन से है, सीट टाइप क्या होती है, सीट अलॉटमेंट प्रोसेस कैसा होता है, फ्रीज किसे कहते हैं या फ्रीज कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, फीस एंड स्कॉलरशिप और कॉमन मिस्टेक्स, जनरली जो स्टूडेंट गलतियां करते हैं जिसकी वजह से या तो एडमिशन में डिफिकल्टी होती है या बाद में किसी फीस के अंदर प्रॉब्लम आता है। एडमिशन रिलेटेड टर्म में पहला है फैसिलेशन सेंटर, दैट इज कॉल्ड एज एफसी इन शॉर्ट। तो एफसी सेंटर इसे कहते हैं जहां आप जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑप्शन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। दिस एफसी सेंटर मे बी द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, इट मे बी द प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन अवर नियर बाय रीजन। दूसरा है अलॉट ऑल इंडिया सीट। ऑल इंडिया सीट उसे कहते हैं जिसके अंदर ऑल कोई भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर 15% ऑल इंडिया सीट होती है, जिसमें अदर देन महाराष्ट्र स्टूडेंट भी एडमिशन ले सकते हैं थ्रू जेई। तीसरा है कैप सीट। कैप सीट बोले तो जो सीईटी के थ्रू एडमिशन होते हैं और ये पूरे के पूरे 85% होते हैं। और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जो प्योरली गवर्नमेंट है, जैसे कि गवर्नमेंट औरंगाबाद है, गवर्नमेंट नागपुर है, गवर्नमेंट पूना है, तो इसके अंदर 100% सीट जो होती है वो कैप की सीट होती है। मीन्स इट इज ओनली फॉर महाराष्ट्र डोमिसाइल कैंडिडेट्स। जितने भी महाराष्ट्र कैंडिडेट्स है उनके लिए वो सीट अवेलेबल होती है, उसमें 15% ऑल इंडिया सीट नहीं होती। एडमिशन प्रोसेस में क्या होगा, जैसे आपका जब भी नोटिफिकेशन आएगा डीटीई की तरफ से, तो पहला है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप आपके मोबाइल से भी कर सकते हैं, घर से भी कर सकते हैं, बट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो एफसी सेंटर पे जाके ही करना चाहिए। उसके अंदर एक ई स्क्रूटिनी भी होता है, बट ई स्क्रूटिनी से बेहतर है कि आप अपना वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो किसी भी एफसी सेंटर पे जाकर करिए। उसके ऊपर स्टैंप लगेगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हुए हैं, उसके अंदर कोई मिस्टेक्स नहीं होती है जनरली। डिस्प्ले ऑफ मार्कशीट, उसके बाद होंगे एक मार्कशीट डिस्प्ले होंगे जिसमें आपका नाम सही है कि नहीं, मार्क सही है, परसेंटेज, कास्ट और वैलिडिटी, या जो कुछ आपकी सब चीजें हैं वो उसके अंदर मेंशन हो जाएगी। अगर इसके अंदर कुछ चीज के अंदर आपको ऐसा लगता है कि ग्रीवेंसेस है, ये कुछ गलती है, तो आप वो ग्रीवेंसेस में अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए 2 से 3 दिन का वक्त रहता है और आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। जब ये सारा 3 प्रोसेस होने के बाद फिर ऑप्शन फॉर्म की डेट निकलती है, 2 या 3 दिन वो देते हैं कि ऑप्शन फॉर्म है। तो आप आपके ऑप्शन फॉर्म बना के रख लिए आपके ब्रांच के हिसाब से, जो आपको रिक्वायर्ड ब्रांच चाहिए, रिक्वायर्ड कॉलेज चाहिए, जहां भी आपको अप्लाई करना है, आप सीक्वेंस से हायर कॉलेज से लोअर कॉलेज की तरफ। हायर कॉलेज कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले कहाँ चाहिए, अगर वहां नहीं मिलता है तो सेकंड नंबर का कौन सा ऑप्शन होना, थर्ड नंबर कौन सा ऑप्शन होना। तो ये हायर रैंक से लोअर रैंक की तरफ बनाना चाहिए। अगर आपने लोअर रैंक का कोई कॉलेज ऊपर कर दिया और उसमें आपका लग गया, तो या तो आपका चांस चला जाएगा, या फर्स्ट ऑप्शन जो फर्स्ट राउंड है जिसमें सबसे ज्यादा सीट अवेलेबल रहती है वो चांस हम खो बैठेंगे। तीसरा उसके बाद में होगा अलॉटमेंट होगा। अगर आपको अलॉटेड सीट जो है वो रिक्वायर्ड थी, यानी यही आपको चाहिए था, तो आप उस कॉलेज को जाकर रिपोर्ट करिए, फीस पे करिए, अदरवाइज आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगना है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है ऑल कैंडिडेट्स, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी का हो या ओपन कैटेगरी का हो, ये इनको सब यही डॉक्यूमेंट लगेंगे। एसएससी मार्कशीट, एचएससी मार्कशीट, एमएससीटी का स्कोर कार्ड, जेडब्ल्यू में अगर आप अपियर हुए तो जेडब्ल्यू का अपियर कार्ड, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इफ इट इज अवेलेबल इट्स वेरी गुड, सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी डोमिसाइल एंड बर्थ सर्टिफिकेट। तो ये एक ही पेपर में बहुत सारी जगह पर बनता है या किसी जगह पर दो बनता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अलग बनता है और बर्थ सर्टिफिकेट आपका ऑलरेडी रहता है, तो नेशनलिटी अलग बनेगा या डोमिसाइल, या एक ही पेपर पे नेशनलिटी एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट आ जाता है। ये कंपलसरी है महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए। अगर आपके पास ये नेशनलिटी एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका महाराष्ट्र में एडमिशन कैब के थ्रू नहीं हो सकता। या फिर ये हो सकता है कि लिविंग सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और इंडियन नेशनलिटी मेंशन किया हुआ हो,
तो भी आपका काम हो सकता है, लेकिन बेहतर यही है कि आप सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी एंड डोमिसाइल बना लें। तीसरा है माइग्रेशन। ये माइग्रेशन जो है अदर देन महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए एलिजिबल होने के लिए है, या तो फिर सीबीएसई बोर्ड का अगर रहा कैंडिडेट तो उसके लिए रहता है, और इनकम सर्टिफिकेट। अब रिजर्व सर्टिफिकेट, रिजर्व कैटेगरी कौन सी है, इसके अंदर तमाम आ जाएगी, आपका ओबीसी भी आ जाएगा, एससी भी आ जाएगा, जो भी कैटेगरी है आपकी वो सारी कैटेगरी इसके अंदर आ सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है या जो कुछ है उसमें आ सकती है। तो उसके लिए लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। तो ये बहुत जरूरी है, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं रहता है और आपने अगर एडमिशन के लिए प्रोसेस में कास्ट सर्टिफिकेट की या किसी ओबीसी में अप्लाई कर दिए और वैलिडिटी सबमिट करने में फेल हो गए, तो आपका एडमिशन फेल हो, कैंसिल हो जाएगा, ऑटो कैंसिल हो जाएगा, या आपको फिर पूरी फी पे करना पड़ेगा। नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट वैलिड अप टू 31 मार्च 2017 27, और इनकम सर्टिफिकेट 31 मार्च 2027। ये आपको यहाँ तक के जो है ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट रहा तो भी चलेगा, नेशनलिटी सॉरी और नॉन क्रिमिलियर भी आपको 27 तक के चाहिए। इसी के साथ ईडब्ल्यूएस, अब स्टूडेंट की जो कैटेगरी है उसमें एक है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख। अगर किसी कैंडिडेट के फादर की या गार्जियन की जो इनकम है 8 लाख से कम है और कैंडिडेट ओपन कैटेगरी का है, तो वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना सकता है। तो इस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के साथ में आपका इनकम सर्टिफिकेट होना जरूरी है उसी वक्त जब आप अप्लाई करें। और इसकी सीट है 10%। 10% ओवर एंड अबव है फॉर इंजीनियरिंग कॉलेज। फॉर एग्जांपल अगर किसी ब्रांच का इंटेक है 60 का इंटेक है, 60 स्टूडेंट का इंटेक है, तो 6 सीट जो है ईडब्ल्यूएस की रहती है। इसके लिए ओपन कैटेगरी होना जरूरी है और आपका इनकम जो है 8 लाख से कम चाहिए। वो तहसील ऑफिस से या तहसीलदार से ये आपको इशू कर सकते हैं। दूसरा है TFWS सर्टिफिकेट, फैमिली इनकम लेस देन 8 lakhs। इसके लिए भी फैमिली इनकम लेस देन 8 चाहिए एंड बेस्ड ऑन हायर मार्क फॉर ऑल टाइप ऑफ कैटेगरी स्टूडेंट। इसके अंदर किसी भी टाइप की कैटेगरी हो या ओबीसी हो, ओपन हो, इसका नहीं किया जाता, बल्कि सिर्फ आपका इनकम 8 लाख से कम चाहिए और हायर मार्क चाहिए। तो हायर मार्क वाला ही इसके अंदर उसको ये सीट मिलती है और इसकी सीट है 5%। अगेन दिस सीट इज मोर देन इट इज ओवर एंड अबव फॉर द इंटेक से 60 आपकी इंटेक फीस है, सॉरी 60 का इंटेक है किसी ब्रांच में, तो 3 सीट जो है रहेंगे ईडब्ल्यूएस की रहेंगी। इसमें ये बताता चलूं कि ईडब्ल्यूएस TFWS जो स्कीम है वो 8 लाख से कम है और मार्क्स सबसे ज्यादा चाहिए। लेकिन जहां ऑटोनोमस कॉलेज है या किसी कॉलेज का गवर्नमेंट कॉलेज ऑटोनोमस है, वहां आप TFWS ना अप्लाई करें। क्यों? इसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज का ट्यूशन फीस कम होती है और डेवलपमेंट फीस ज्यादा होती है। तो ऐसा कॉलेज जहाँ की ट्यूशन फीस कम है और डेवलपमेंट फीस ज्यादा है, वहाँ TFWF अप्लाई नहीं करना चाहिए। अदरवाइज ये होगा कि आपका बहुत ही कम फायदा होगा। सिर्फ ट्यूशन फीस, इट इज अ ट्यूशन फीस वेवर स्कीम है, तो ट्यूशन फीस कम होती है। तो जिस कॉलेज की ट्यूशन फीस ज्यादा है और डेवलपमेंट फीस कम है, वहाँ TFWS सीट को अपने अप्लाई करना चाहिए। तीसरा है माइनॉरिटी कैंडिडेट। अगेन माइनॉरिटी कैंडिडेट जो है वो 5 इसके होते हैं, 5 है उसमें, मुस्लिम्स है, बुद्धिस्ट है, पर्शियंस है, क्रिश्चियंस है, तो ये सारे जो है जैन है, ये 5 कैटेगरी के जो है वो माइनॉरिटी कैंडिडेट्स हैं। लेकिन इसके लिए भी इनकम कितनी चाहिए? 8 लाख से कम चाहिए। एक बात ध्यान रख ले कि माइनॉरिटी जब आप अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको कॉलेज को पूरी फी पे करना है। माइनॉरिटी की जो फीस आती है वो कैंडिडेट के अकाउंट में आती है। बहुत मर्तबा ये होता है कि कैंडिडेट ये समझता है कि मेरी फीस है, और बट उसको कॉलेज की फीस भी पे पूरी करना पड़ेगा। दूसरी इसमें माइनॉरिटी में एक याद रख लें कि अगर किसी कॉलेज का जो फीस है वो बहुत ज्यादा है, तो माइनॉरिटी 50,000 ही आती है। तो माइनॉरिटी कहाँ लेना चाहिए? माइनॉरिटी उस कॉलेज में लेना चाहिए जिसकी फीस कम है, 80,000 है, 70,000 है, 90,000 है। अगर किसी कॉलेज की फीस 1,50,000 है, तो वहाँ जो है ईडब्ल्यूएस अप्लाई करना चाहिए, या तो फिर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो है ईडब्ल्यूएस जिसको ईबीसी जिसको बोलते हैं, आप उसको अप्लाई करें तो 50% जो है वो फीस कम होती है। इसी तरह ईडब्ल्यूएस में भी जो 50% आपको फीस कम लगती है। सीट अलॉटमेंट प्रोसेस कैसा होता है? जो हमने पहले ऑप्शन देखे हैं, पहले आता है कि रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में एफसी पर जाकर आपका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट होगा, उसके बाद में मेरिट लिस्ट लगेंगी। अगर कोई
आपको ग्रीवेंसेस नहीं है, तो नाउ यू आर गोइंग टू फिल अप द ऑप्शन फॉर्म। तो राउंड वन होगा, राउंड वन का आप ऑप्शन फॉर्म भरिए। ऑप्शन फॉर्म भरने के बाद 2 से 3 दिन में अलॉटमेंट लगता है। अगर आपको अलॉटमेंट आपका चॉइस आ गया है तो आप उसको फ्रीज करिए। फ्रीज करने के बाद जिस कॉलेज में आपका अलॉटमेंट आया वहां जाकर आप पूरे डॉक्यूमेंट फीस के साथ जाइए और रिपोर्ट करिए, नाउ दिस इज योर फाइनल एडमिशन। नेक्स्ट ये है कि आपने को जो अलॉट कॉलेज हुआ वो आपको वहां एडमिशन नहीं लेना है, तो आप क्या करिए कि उसमें नॉट फ्रीज करिए। नॉट फ्रीज करने के बाद आप चले आएंगे सेकंड राउंड के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि फ्रीज के अंदर अगर आपका पहला ऑप्शन लगता है, फॉर एग्जांपल आपने किसी कॉलेज का नाम दिए थे पहला, और वही आपका पहला लगता है, पहले आपका पहले राउंड में अलॉटमेंट आ जाता है, तब वो कॉलेज आपको लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप ऑप्शन फॉर्म से या इस राउंड से बाहर आ जाएंगे। इसी तरह सेकंड राउंड के अंदर जो है थ्री जो है वो थ्री ऑप्शन जो है वो कंपलसरी है। अगर थ्री ऑप्शंस जो आपने जो फिलअप किए हैं सीक्वेंस से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें से किसी को अलॉट होता है, जो कॉलेज अलॉट होता है वो आपको वहां एडमिशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप इस प्रोसेस से बाहर आएंगे। इसी तरह थर्ड राउंड में जो है पहले 6 ऑप्शंस जो है वो कंपलसरी है। कंपलसरी इन द सेंस, अगर आपका उसमें लगता है पहले 6 ऑप्शंस में से, तो वो आपको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप इस राउंड प्रोसेस में से, ये कैप प्रोसेस में से बाहर आते हैं। तो आप ऐसा 3 राउंड्स तक के कर सकते हैं। जब भी आपको फाइनल मिलता है आप फाइनल जाकर इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो फ्रीज, ऑटो फ्रीज किसे कहते हैं? अगर फर्स्ट राउंड में फर्स्ट ऑप्शन लगता है, दैट इज ऑटो फ्रीज। सेकंड राउंड में फर्स्ट 3 ऑप्शंस आपके अगर लग जाते हैं, या फर्स्ट 3 ऑप्शंस के अंदर फर्स्ट 3 ऑप्शन में आपका कॉलेज का अलॉटमेंट आ जाता है, देन इट इज ए ऑटो फ्रीज, यानी ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा। और अगर आपको थर्ड राउंड में फर्स्ट 6 ऑप्शन में से किसी का आपको अलॉट होता है, देन इट इज ए ऑटो फ्रीज। वेयर एज आप चाहे तो किसी भी कॉलेज को, जब आपको जहां का भी अलॉट हुआ, फॉर एग्जांपल आपको 5th नंबर का, पहले राउंड में 10th नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ और आपको लग रहा है कि यहाँ मुझे एडमिशन ले लेना चाहिए, तो आप फ्रीज कर सकते हैं, मतलब एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट एंड कंफर्म द एडमिशन एज पर द डिजायर्ड बाय द कैंडिडेट, आप जाके कर सकते हैं। या फिर आप नॉट फ्रीज कर सकते हैं, बट कीप योर करंट सीट व्हाइल वेटिंग फॉर द हायर प्रेफरेंस। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपको अगर 5th नंबर का राउंड में 5th नंबर का ऑप्शन का कॉलेज अलॉट हुआ पहले राउंड में, और आप सेकंड राउंड को जा रहे हैं, तो सेकंड राउंड पे जब जाएंगे तो पहले ये 5th नंबर का कॉलेज अगर आपको अपर साइड मिलता है, तो ये हाथ में की सीट जो फिफ्थ ऑप्शन की थी वो चले जाएगी। और अगर आपको अपर कॉलेज नहीं मिल रहा, या जो आपने सेकंड टाइम राउंड में आपने जो अप्लाई किए थे वो अलॉटमेंट नहीं आ रहा, तो ये जिस सीट के ऊपर आपका पहले राउंड में अलॉट हुआ था वो सीट आपके कायम रहेंगी, वो अवेलेबल रहेंगी आपको। स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप कौन कौन से हैं? कैटेगरी वाइज है। गर्ल्स के लिए नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट हो, और सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट गार्जियन का 8 लाख से कम हो, तो 100% ट्यूशन फीस वेवर है। यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी कॉलेज की 90,000 फीस है, और अगर उन गर्ल्स के गार्जियन की इनकम या तो नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट अवेलेबल है, या फिर बिलो 8 लैक्स आपका गार्जियन का इनकम है, तो पूरी फीस अ, उसके अंदर से जो है वो हो जाएगी, और सिर्फ 6-7 थाउजेंड या 11,000 तक के आपको पे करना पड़ेगा, जो कि अदर चार्जेस में है। ओपन, ईडब्ल्यूएस एंड ईबीसी, ये तीनों के लिए 50% फीस बेनिफिट मिलने वाला है, बट कंडीशन इज बिलो 8 लैक्स। इनकम लिमिट कितनी चाहिए? 8 लाख से कम चाहिए, या तभी आपको 50% ट्यूशन फीस का बेनिफिट मिलेगा। ओबीसी एंड एसबीसी, नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट, इसके अंदर इनकम की लिमिट नहीं दी है, बल्कि अगर आपके पास नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट है तब भी आपको 50% का बेनिफिट मिल जाता है। वीजेएनटी, नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट 100%, यानी आप पूरी की पूरी ट्यूशन फीस उसमें बेनिफिट मिलेगा। एससी और एसटी के लिए 100% है। माइनॉरिटी, माइनॉरिटी के लिए 8 लाख से कम चाहिए गार्जियन की इनकम, बट ये जो है ये तमाम इसके ऊपर के जितने स्कीम है, ये जितने कैटेगरी है, इसके लिए कंपलसरी है कि आपका एडमिशन कैप के थ्रू हो। लेकिन माइनॉरिटी का जो है, माइनॉरिटी कैप के थ्रू भी हुआ या इंस्टीट्यूट लेवल के थ्रू हुआ एडमिशन, दोनों केस के अंदर 50,000 रुपीज
स्कॉलरशिप मिल सकती है। ये एक बेनिफिट माइनॉरिटीज के लिए अवेलेबल है। कॉमन मिस्टेक्स, जनरली स्टूडेंट कहाँ गलती करते हैं, हम देखते हैं। पहला, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग। पहला ही गलती होती है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में, वो कौन सी होती है? सीक्वेंस ऑफ कॉलेज सिलेक्शन। सीक्वेंस जो है हमें कैसा चाहिए? हायर टू लोअर साइड। सबसे ऊपर किसी गवर्नमेंट कॉलेज को रखे आपने, फिर उसके बाद सेकंड रैंक वाला रखना है, उसके बाद थर्ड रैंक रखवाना है। तो इसे कहते हैं सीक्वेंस ऑफ कॉलेज सिलेक्शन। उसके ऊपर आपका ब्रांच भी सिलेक्ट हो जाएगा, ये करना है। और अगर आप ये नहीं करते हैं ना, सीक्वेंस ऑफ कॉलेज मेंटेन नहीं करते हैं, तो ये होगा कि ऑटो फ्रीज हो जाएगा, या फिर यू विल लूज द चांस, बेस्ट चांस। क्योंकि पहले ऑप्शन के अंदर, पहले राउंड के अंदर ही सबसे ज्यादा सीट अवेलेबल होती है। अगर आपने फर्स्ट टाइम में गलती कर दी है, तो मैक्सिमम सीट जो होगी वो दूसरों को अलॉट होगी, इवन दो यू हैव अ गुड मार्क, बट यू विल लूज द चांस। तो या तो ऑटो फ्रीज हो जाएंगी, या फिर यू विल लूज द चांस। सेकंड, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। जनरली कास्ट वैलिडिटी बहुत सारे स्टूडेंट के पास अवेलेबल नहीं रहती है। उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट तो रहती है, उस ग्राउंड के ऊपर वो कास्ट ओबीसी के अंदर, जनरली ओबीसी के अंदर वो अप्लाई कर देते हैं। लेकिन जब अलॉटमेंट होता है एडमिशन के लास्ट राउंड तक के, अगर उनका कास्ट वैलिडिटी नहीं आया, तो वो सीट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। या फिर ओपन में कन्वर्ट होगा, लेकिन उसके लिए काफी कुछ कंडीशंस है, तो वो हम अभी बाद में बात करेंगे, क्योंकि उसमें पर्सन टू पर्सन या केस टू केस वेरी होता है। लेकिन इस पर ध्यान रखें कि अगर आपकी को ये लग रहा है कि कास्ट वैलिडिटी हमें नहीं मिलेगी, तो बेस्ट वे ये है, क्योंकि कास्ट वैलिडिटी उस वक्त फायदा देंगी जब आपका इनकम 8 लाख से कम है। अगर आप ओपन कैटेगरी में और 8 लाख से आपकी इनकम कम है, तो आपको ईबीसी का बेनिफिट मिलता है, एंड दैट बेनिफिट इज सेम एज दैट ऑफ बेनिफिट इन द ओबीसी। ओबीसी को जितना बेनिफिट मिलेगा, वो भी ओपन को बेनिफिट मिलेगा। इसलिए जनरली ओबीसी वाले, अगर आपका कास्ट वैलिडिटी नहीं आता है, तो आप ओपन में अप्लाई करिए, और 8 लाख से कम इनकम होने की वजह से या नॉन क्रिमिलेयर होने की वजह से आपको वही बेनिफिट मिलेगा जो कास्ट में मिलने वाला था। अगर ये नहीं करते हैं आप, कास्ट वैलिडिटी आप फाइनल तक के सबमिट नहीं करते हैं, तो ऑटो कैंसलेशन ऑफ द एडमिशन, दिस इज द, ये आप लूज कर देंगे। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप को चाहिए कि गर्ल्स को अप्लाई ना करें, क्योंकि गर्ल्स के लिए वैसे ही एजुकेशन फ्री है। तो आप अगर माइनॉरिटी अप्लाई करते हैं, तो कॉलेज को 100% फीस पे करना पड़ेगा, और मैक्सिमम आपको 50,000 का ही बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, किसी कॉलेज का फीस है 80,000, आपने माइनॉरिटी, किसी गर्ल्स ने माइनॉरिटी के लिए अप्लाई कर दी, तो उसको 50,000 मिलेगा और 40,000 पे करना पड़ेगा। जबकि गर्ल्स के लिए वैसे ही एजुकेशन फ्री है महाराष्ट्र के अंदर, तो आपका एडमिशन 7 to 9,000 में ही होने वाला था। आप अननेसेसरी माइनॉरिटी स्कॉलरशिप गर्ल्स अप्लाई ना करें। होता यह है कि बैलेंस फीस वी हैव टू पे अबाउ 50,000। सीट टाइप, जनरली सीट टाइप कैटेगरी होती है जो कि उसके ऊपर सीट अलॉटेड लिखा रहता है। और फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है ओपन में या ईडब्ल्यूएस में हुआ है, और उसने ये समझा कि मेरे कैटेगरी, सॉरी, अगर किसी कैंडिडेट का एडमिशन ओपन सीट पर हुआ है, और ये भूल जाए कि मेरा एडमिशन किसी और में हुआ है, तो वो क्या करता है कि स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप नहीं करता, या जो भी हमारा महा डीबीटी की जो साइट है उस पर जाकर फॉर्म फिलअप नहीं करता। और अगर वो महा डीबीटी पे फॉर्म फिलअप करना भूल जाए, सीट अलॉटमेंट का और सीट टाइप का अगर उसने कंसिडर नहीं किया, तो ये होता है कि साल भर के बाद वो उसकी स्कॉलरशिप नहीं आती है, और कॉलेज उससे पूरी फीस मांग सकता है, और दिस इज द मिस्टेक ऑफ स्टूडेंट। सो 100% फीस हैज टू पे बाय द कैंडिडेट। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थे जो मैंने आपके सामने बताया। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, और अगर चाहे तो आप मुझे इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।